हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सब पढ़ेंगे चैप्टर 2 फिजिक्स का चैप्टर 2 जो कि है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। फोर्स क्या होता है और जो भी हमारा मोशन हो रहा है, कोई भी बॉडी मूव कर रही है एक जगह से दूसरी जगह में, तो उसके लिए जो लॉज दिए गए हैं वो हम सब आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले फोर्स समझ लेते हैं कि फोर्स होता क्या है। ठीक है, a push or a pull that changes its state of motion और shape। कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट का जो भी हमारा शेप है या फिर जो उसका स्टेट है वो चेंज हो रहा है, तो वो किसकी वजह से चेंज हो रहा है? फोर्स की वजह से चेंज हो रहा है। ठीक है, मानो कोई ऑब्जेक्ट है, हमने फोर्स लगाया उस पर, ठीक है, और उसने मूव किया और यहाँ पर आ गया। तो ये जो हमने एक पुश किया, इसको पुश किया मतलब धक्का दिया, और धक्का दिया तो वो क्या कहाँ आ गया? वो आगे की तरफ आ गया। तो वो किसकी वजह से आया है? हमारे फोर्स की वजह से आया है। जो पुश यहाँ पर लगा है वो हमारा क्या है? पुल है। ठीक है, तो जो भी स्टेट में चेंज आता है किसी भी पुश या पुल की वजह से, तो उसे हम क्या बोलते हैं? फोर्स कहते हैं। या फिर कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को हमने ऐसे कंप्रेस किया, बैलून है उसे हमने कंप्रेस किया, तो उसका क्या हो रहा है? शेप चेंज हो रहा है। तो हमने उस बैलून पे क्या लगाया है? फोर्स लगाया है। इसकी वजह से उसका जो शेप है वो चेंज हो रहा है। तो आप सबको समझ में आ गया कि फोर्स क्या होता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखिए, पुशिंग अ डोर टू ओपन इट। हमने कोई डोर है उसको क्या दिया? धक्का दिया। किस लिए धक्का दिया? खोलने के लिए। तो ये जो पुशिंग अ डोर टू ओपन इट, ये क्या हमने क्या लगाया है? एक ये फोर्स लगाया है। ग्रेविटी पुलिंग ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स अर्थ। ये हमारा जो अर्थ का सरफेस है और कोई भी ऑब्जेक्ट हमने फ्री फॉल कराया, ये ऑब्जेक्ट वापस अर्थ पर ही क्यों आता है? ये ऊपर ही क्यों नहीं रहता है? मतलब ऐसा क्या है अर्थ में? तो हमने क्या पढ़ा था कि ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा अर्थ लगाता है, जिसके कारण हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट है वो वापस अर्थ के सरफेस पे आएगा। तो जो ग्रेविटी है वो ऑब्जेक्ट्स को अर्थ पे अपनी तरफ खींच रही है। गॉट इट? इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। अब हम जो भी फोर्स लगा रहे हैं उसकी वजह से इफेक्ट्स क्या आ रहे हैं, क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, इसमें ये पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट क्या है? अ फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी। कोई ऑब्जेक्ट यहाँ चलती हुई आ रही है, मतलब मानो कोई बॉल है, बॉल आ रहा है आ रहा है आ रहा है, हम यहाँ खड़े हैं, हमने उसको अपने पैर से क्या किया? रोक दिया। तो हमने क्या किया? एक ऑब्जेक्ट को रोका है। कैसे रोका है? फोर्स लगाकर। सेकेंड, अ फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी। हमने किसी बॉडी को धक्का दिया तो वो रुक गया। ठीक है, सॉरी, या नहीं, मूव अब स्टेशनरी बॉडी, हमने कोई ऑब्जेक्ट को मूव कराया। अ फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी। अब देखो, कोई धीरे धीरे ऑब्जेक्ट आ रही है आ रही है आ रही है, हमने उसको पीछे से और धक्का दिया तो उसकी स्पीड क्या हो गई? बढ़ गई। कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी। फिर फोर्थ पॉइंट क्या कहता है? अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी। कोई ऑब्जेक्ट इस तरफ से आ रहा है, हमने उसको इस तरफ से पुश कर दिया तो उसका डायरेक्शन क्या हो गया? इस तरफ हो गया। तो क्या हो रहा है? डायरेक्शन चेंज हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो फोर्स जो है वो डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है किसी मूविंग बॉडी का। अ फोर्स कैन चेंज द शेप और साइज ऑफ अ मूविंग बॉडी। कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है, उसका जो शेप और साइज है वो भी हमारा जो फोर्स है वो चेंज कर सकता है। तो ये हमने देख लिया कि हमारे फोर्स से क्या क्या चीज़ें हो सकती है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे अपने आते हैं, जो कि है बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। बैलेंस और अनबैलेंस फोर्सेस होते क्या है? फोर्स तो हम समझ गए। अब फोर्सेस को भी 2 कैटेगरीज में डिफाइन किया गया है। कौन कौन से? एक है बैलेंस्ड फोर्स और एक है अनबैलेंस्ड फोर्स। अब एक एक करके हम इसे देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्या आता है? बैलेंस्ड फोर्स आता है। तो बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है? देखो, इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो, द फोर्सेस आर कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्सेस। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है और उस पर किसी भी डायरेक्शन से फोर्स लग रहा है,
पर उन सारे फोर्सेस का अगर हम सम करें तो वो हमारा 0 के इक्वल आएगा। इन शॉर्ट उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। लाइक इधर से कुछ लगा तो उसके अपोजिट डायरेक्शन से लगा, +5 लगा तो -5 लगा, तो क्या हो गया, 0 हो गया ना। तो मतलब हमारा जो फोर्स है वो क्या हो जा रहा है, नलीफाई हो जा रहा है, ख़त्म हो जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा बैलेंस्ड फोर्स हो जाएगा। गॉट इट? डेफिनेशन समझ गए आप लोग? देखो यहाँ पर मैंने एक बॉक्स का एग्जांपल लिया है। एक बॉक्स पे हम एक फोर्स लगा रहे हैं मूव कराने के लिए, लेकिन उस बॉक्स पे नीचे से अर्थ का सरफेस क्या लगा रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स लगा रहा है। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट की अर्थ के सरफेस के कांटेक्ट में होती है और उसको हम अर्थ के सरफेस से अगर हम खींच रहे होते हैं सरफेस पे, तो उसकी बैकवर्ड डायरेक्शन में एक फ्रिक्शनल फोर्स होती है जो कि उसे मूव नहीं करने देती है। अगर हम इस जो फोर्स हम लगा रहे हैं वो फोर्स अगर फ्रिक्शनल फोर्स से ज़्यादा लगाएंगे तभी ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा। अदरवाइज हमारी फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा है तो वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। तो यहाँ पर देखो, जो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स है, मतलब जो हमारा सरफेस है उसका जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो ज़्यादा है, तो इस फोर्स को नलीफाई कर दिया। ठीक है, यहाँ पर एक सरफेस पे हमारे क्या लग रहा है, नॉर्मल फोर्स लग रहा है। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है तो 90 डिग्री पे नॉर्मल फोर्स लगता है, तो उसके नीचे में क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। तो इसकी वजह से ना ये ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, तो ये बैलेंस्ड हो गए और इसकी वजह से ये बैलेंस्ड हो गया, तो हमारा ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है। गॉट इट? तो हमारा ये जो ऑब्जेक्ट है उस पर कैसे फोर्सेस लग रहे हैं, बैलेंस्ड फोर्सेस। क्यों? क्योंकि इन सब का सम क्या आएगा, 0 आएगा, जो सब एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे। ठीक है, और हमारा ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। गॉट इट? अब नेक्स्ट देखते हैं हम। बैलेंस्ड फोर्सेस कान प्रोड्यूस मोशन इन अ स्टेशनरी बॉडी और स्टॉप अ मूविंग बॉडी, हाउएवर इट कैन चेंज द शेप ऑफ अ बॉडी। कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट है और वो उस पर बैलेंस्ड फोर्स लग रहा है, तो वो ना ही स्टॉप, अगर वो चल रहा है तो चलते रहेगा, अगर वो रुका है तो रुका ही रहेगा। ठीक है, लेकिन ये जो बैलेंस्ड फोर्स है वो ऑब्जेक्ट को मूव या स्टॉप नहीं करा सकता, लेकिन जो उसका शेप है उसमें कोई चेंजेस अगर आना हो तो वो ला सकता है। ठीक है, गॉट इट? तो हम बैलेंस्ड फोर्स समझ गए अच्छे से। अब नेक्स्ट हमारा आता है अनबैलेंस्ड फोर्स। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज नॉट ज़ीरो, ठीक है, ज़ीरो नहीं है, द फोर्सेस आर कॉल्ड अनबैलेंस्ड फोर्स। इट कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी और मूव अ स्टेशनरी बॉडी। अब अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है? देखो, अगर कोई भी हमारा जो ऑब्जेक्ट है उस पर जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्ट को मूव नहीं करा सकता है, और उन सब का सम 0 नहीं आएगा। ठीक है, तो उन सब का सम 0 नहीं आएगा, तो कहीं ना कहीं तो उस बॉडी पर फोर्स लग रही है, और अगर फोर्स लग रही है तो ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो या तो उसकी स्पीड बढ़ेगी या धीमी होगी या फिर रुकेगी, जो भी है कोई ना कोई चेंजेस होंगे। ठीक है, तो इसकी वजह से हमारा क्या ऑब्जेक्ट में क्या आ रहा है, मोशन हो रहा है या फिर रुक रहा है। ठीक है, तो ये किस लिए है, अनबैलेंस फोर्स के लिए है। गॉट इट? जैसे यहाँ पर देखो, अगर हमने ये फ्रिक्शनल फोर्स से ये हमारा वही बॉक्स है, और अगर हमने अपने फ्रिक्शनल फोर्स से ज़्यादा इस बॉडी पे फोर्स लगाया है तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, तो इस पर क्या होगा, हमारा बैलेंस्ड फोर्स नहीं होगा। ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो गई, कम हो गई फोर्स से। ठीक है, एक लिमिट तक फ्रिक्शनल फोर्स लगती है। ठीक है, मान लो अगर हमने फोर्स लगाया है 2 न्यूटन का, फ्रिक्शनल फोर्स भी लगेगी 2 न्यूटन की। ठीक है, ध्यान से समझना इस टॉपिक को। ठीक है, फोर्स लगाया है 3 न्यूटन का, फ्रिक्शनल फोर्स भी लगेगी 3 न्यूटन की, और मैक्सिमम ये 3 न्यूटन की ही फ्रिक्शनल फोर्स लग सकती है। तो जब फोर्स हमारा 4 न्यूटन का लगेगा और फ्रिक्शनल फोर्स हमारी 3 न्यूटन से ज़्यादा हो ही नहीं सकती है, तो क्या होगा, हमारा ऑब्जेक्ट मूव कर जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया फ्रिक्शनल फोर्स और फोर्स का कॉन्सेप्ट कि ऑब्जेक्ट कैसे मूव किया। चलो अब नेक्स्ट एक पहले नोट हम देख लेते हैं कि हमने नोट में क्या लिखा है। When we talk of a force acting on a body,
इट यूजुअली मीन्स अनबैलेंस फोर्सेस। ठीक है, तो ये तो हमें खुद ही क्लियर है कि हम अगर बात कर रहे हैं कि किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है, ठीक है, और वो मूव कर रही है, तो मूव कब करेगी? जब उस ऑब्जेक्ट पे अनबैलेंस फोर्स लग रहा होगा, क्योंकि बैलेंस फोर्स की वजह से तो हमारा ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर सकता ना। चलो, अब हम अपने आते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में। न्यूटन एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, और उन्होंने मोशन से रिलेटेड हमें 3 लॉज दिए, तो उन तीनों लॉज को हमें देखना है। ही हैज़ गिवन 3 लॉज टू डिस्क्राइब मोशन ऑफ अ बॉडी। तो सबसे पहले हम पहला लॉ देखते हैं, जो कि है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो देखो क्या कह रहा है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन न्यूटन का। देखो, अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट and a body in motion will continue in motion in a straight line with a uniform speed until it is compelled by an external force to change its state or motion। इतना लंबा चौड़ा लिखा है, परेशान मत हो, मैं आप सबको एक्सप्लेन कर रही हूँ। 2 मिनट का खेल है, आप सब समझ जाओगे, बस ध्यान से सुनना। देखो, इसमें क्या बोल रहा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है और वो मूव कर रही है तो वो मूव करती ही रहेगी, और कोई ऑब्जेक्ट है वो रुकी हुई है तो रुकी ही रहेगी। कब तक? और इसके मोशन में कोई चेंजेस नहीं आएगा, वो उसी यूनिफॉर्मली मोशन से मूव करती रहेगी। कब तक करेगी? जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स बाहर से नहीं लगता है। ठीक है, इस एक्सटर्नल फोर्स से ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं करती है। ये मतलब अगर स्टेशनरी पर है तो ये स्टेशनरी पर रहेगी जब तक इस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग जाता, और जब इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा तो ये ऑब्जेक्ट मूव करने लगेगा। वैसे ही अगर ये ऑब्जेक्ट मूव कर रही है तो ये ऑब्जेक्ट ऐसे ही मूव करती रहेगी जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसकी स्पीड को कोई चेंज नहीं करता या फिर रोकता नहीं है। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में यही कहा कि कोई बॉडी अगर रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी, कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी। कब तक रहेगी ऐसे? जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स बाहर से नहीं लगता है जो उसकी स्टेट को चेंज करता है। गॉट इट? तो वो मूव करती ही रहेगी, और अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगी यूनिफॉर्म मोशन में। ठीक है, इसी टेंडेंसी को क्या बोलते हैं? इनर्शिया बोलते हैं। अब देखो, एक यहाँ पे पॉइंट लिखा है कि हायर द मास हायर द इनर्शिया। अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसका मास ज़्यादा है तो उस ऑब्जेक्ट पे इनर्शिया ज़्यादा लगेगा। मतलब अगर वो ऑब्जेक्ट कोई हैवी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो और वो मूव कर रहा है तो उसको रोकने के लिए हमें ज़्यादा इनर्शिया देना पड़ेगा। ठीक है, ज़्यादा ताकत लगाएगी। जैसे अगर कोई स्टोन है, ठीक है, यहाँ पर अर्थ पे के सरफेस पे एक छोटा सा स्टोन रखा है और एक बड़ा सा स्टोन रखा है, तो अगर इस स्टोन का मास कम होगा और इस स्टोन का मास ज़्यादा होगा, तो अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स से इस स्टोन को उठाएंगे तो इस पर हमें ज़्यादा इनर्शिया लगानी पड़ेगी, जबकि इसको हम उठा रहे हैं, सॉरी, इसको कम इनर्शिया लगानी पड़ेगी, और जबकि इसके लिए हमें ज़्यादा इनर्शिया लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो हैवी ऑब्जेक्ट और हायर मास ऑब्जेक्ट में और लोअर मास ऑब्जेक्ट में हम डिफरेंस समझ गए। अब यहाँ पर एक एग्जांपल हमने लिया है, वो देखते हैं। व्हेन अ कार और बस स्टार्ट सडनली द पैसेंजर फॉल बैकवर्ड। देखो, इसमें क्या कहा है कि अगर कोई कार या फिर बस होती है, वो अगर सडनली स्टार्ट कर दी तो पैसेंजर कैसे होता है? जर्क फील होता है, तो वो थोड़ा सा बैकवर्ड फील होता, वो मूव कर जाता है। तो वो किसकी वजह से कर रहा है? इनर्शिया की वजह से कर रहा है। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट के मोशन में है और जो बस है वो मूविंग स्टेट में आ गई, तो इसकी वजह से हमारा जो ह्यूमन बीइंग है वो एक क्या फील करता है? जर्क फील करता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा पीछे मूव हो जाता है। ठीक है, गॉट इट? अब देखो, नेक्स्ट हमारा देखते हैं मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? तो मोमेंटम को हमने कैसे डिफाइन किया है? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका कुछ मास होगा, और अगर वो मूव कर रही है तो वो किसी v वेलोसिटी से कर रही होगी, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट आता है वो हमें क्या देता है? मोमेंटम देता है। गॉट इट? अब मोमेंटम की एसआई यूनिट क्या होती है? kg मीटर पर सेकेंड। मास का क्या होता है? kg। और वेलोसिटी का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम का क्या हो जाएगा? kg मीटर पर सेकेंड। अब देखो, मोमेंटम का मैंने एक एग्जाम्पल लिया है।
अ कराटे प्लेयर स्ट्राइक्स द पाइल ऑफ टाइल्स और अ स्लैब ऑफ आइस विथ सिंगल ब्लो ऑफ हिज हैंड। देखो अब बहुत सारा यहाँ पर वो रखे रहते हैं, टाइल्स वगैरह रखे रहते हैं, और कोई कराटे प्लेयर होता है, वो इसको मारता है तो वो कैसे टूट जाती है। ठीक है, तो उसके लिए, उसे तोड़ने के लिए उसको कैसे करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा स्पीड से उस ऑब्जेक्ट पे मारना पड़ेगा, तभी वो क्या होगी, ब्रेक होगी या ब्लो होगी, वॉटेवर जो भी है वो होगा। ठीक है, और इसकी वजह से जो हमारा स्लैब है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोर्स लगता है, जो कि हमारे स्लैब होता है उसको तोड़ने के लिए सफिशिएंट होता है। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में न्यूटन सेकेंड लॉ कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।